नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर के चर्चा करेंगे जो कंपनी देखा गया कि मार्केट में बेटर रिटर्न क्रिएट करने की कोशिश में चल रही है। और यहाँ पे इनके हम फाइनेंशियल स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखा गया कंपनी अभी तक के सबसे ज़्यादा, यदि आप इनकी रिवेन्यू सोर्स को देखें पिछले पुराने सभी के सभी रिकॉर्ड फॉर्म को, तो जो सितंबर 24 का आंकड़ा रहा ना, वो सितंबर 21 से लेकर के 24 तक के आंकड़ा में सबसे बेटर क्या किया है, रिवेन्यू सोर्स इंक्रीज किया। दूसरी तरफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसने गिरावट दर्ज करती है, भले ही इन्होंने रेवेन्यू सोर्स को डेवलप किया। इसके अलावा कंपनी ने प्रॉफिट भी बुक करके रखा है, जो कि इसको ये कह सकते हैं कि हाँ सस्टेन करती हुई नजर आ पा रही है। जहां तक कंपनी में सबसे ज्यादा डिमेरिट पता है क्या है, इंटरेस्ट की बर्डन जरा सताती है। और इंटरेस्ट के बर्डन सताने को लेकर के करीब 5 करोड़ तक की आसपास क्या होती है, इंटरेस्ट की बर्डन सता रही। अर्थात साल पूरे क्वार्टर में इनके पास 5 करोड़ रुपया देने के लिए इंटरेस्ट की बर्डन है। और ओवरऑल अदर सोर्स ऑफ इनकम से 2-2.5 करोड़ के आसपास इनकम भी जनरेट करती है, लेकिन वो ओवर नहीं होता, वो एडजस्टेबल नहीं होते, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो दबा दबा सा लगता है। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ऐसी कंपनी की जिसका ट्रेंडिंग हमने ईयर एंड ईयर बेसिस का ग्रोथ देखा। तो 2020 से लेकर के 24 तक की आंकड़ा को देखें तो वो सामने ये दिखती है कि कंपनी ऑलमोस्ट 9% से लेकर के नेट इनकम साइड में करीब 17% तक की वृद्धि दर्ज करती है। चाहे हम पिछले साल की कंपेरिजन करें उससे पिछले साल की, मतलब लगातार इसमें कंपेरिजन किया जा सकता है। क्वार्टरली डेटा भी इसका बेटर किया है, खास करके सितंबर में। उससे पहले तो कई बार हमने अप डाउन की सिचुएशन भी देखा है। तो खास करके जब हम क्वार्टरली बेसिस को कभी कंपेयर करते हैं वाई बेसिस पे, तो सितंबर टू सितंबर को देखते हैं। लेकिन क्या हम लोग क्यू और क्यू को भी देखना चाहिए? तो हम दोनों तरफ देखेंगे और उसमें ये दर्ज करती कि क्यू और क्यू बेसिस पे मार्केट ने तो बेटर रिटर्न क्रिएट किया, बेटर सेल्स क्रिएट किया। लेकिन वाई बेसिस पे भी कम नहीं था, 30% से लेकर के नेट इनकम सोर्स में करीब अदर 122% तक की ग्रोथ दर्ज कर। आखिर कंपनी क्या है और कंपनी करती क्या है जी, कई सारे सवाल हो जाते हैं ना। ये कंपनी को लेकर देखा जाए तो कंपनी के वेबसाइट्स की माने तो इनका नाम है कंपनी का जील। जील की बात करें तो इनका काम है खास करके जो फार्मिंग्स हैं, सी फूड्स की बात है, सस्टेनेबल शिप्स की बात कहती है। इसके अलावा इनके पास जो डिविजन्स हैं जिसमें कि प्रोसेसिंग यूनिट है, फॉर्म्स का कामकाज है। अ, इसके अलावा देखा जाए डोमेस्टिक्स चैनल भी इनके पास कहती है, और अपनी वेबसाइट्स के बेसिस पे उन्होंने कल्चर और बाकी सब चीज़ों को लेकर के मेंशन करके रखी है। जहाँ पे खास करके कहते हैं कि रिच इन द एसेंशियल विटामिन एंड द मिनरल्स को लेकर के उन्होंने विटामिन डी, सेलेनियम एंड द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेकर के इनका कामकाज रहा। खास करके सी फूड्स को लेकर कंपनी कामकाज करती है। और फार्मिंग वाले में ये देखा गया कंपनी के पास ऑलमोस्ट, यदि हम स्टेटिक की बात किया जाए तो 1200 से ज़्यादा की एम्प्लॉय की बात कहती है। 20 प्लस एक्सपर्ट एक्सपोर्टेड कंट्री की बात कहती है। इसके अलावा 500 से ज़्यादा फार्मर नेटवर्क इनके पास है। 3000 से ज़्यादा मीट्रिक टन की पर एनम की प्रोडक्शन करती है। साथ में 30 साल का एक्सपीरियंस है। और 1500 से ज़्यादा प्लस उन्होंने मीट्रिक टन एनम की प्रोसेसिंग फ्रॉम द ऑन फॉर्म की बात उन्होंने रखी है। बाकी उन्होंने के पास जो कामकाज हैं उसको लेकर के यहाँ दायर करते कि इनके पास टाइम फ्रेम 1992 से स्टार्ट होती कंपनी। आज ये देखा गया कि यहाँ पे 2022 तक की इनकी वेबसाइट्स अपडेटेड है, 24 का डेटा अपडेटेड नहीं है। लैंक्स इनका शायद ब्रांड्स की बातें कहती है। और फॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात उन्होंने रखी, जहाँ पे अलग सर्टिफिकेशन और अलग प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर के उन्होंने अपनी सस्टेनेबिलिटी को लेकर के दर्ज किया है। जहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फार्मर की बातें कहती है, क्रिएटिंग द बेटर वर्ल्ड को लेकर के इनकी बातें, दावा सबकी अपनी अपनी होती है, उसको लेकर के हम छोड़ते हैं। चलिए हम मार्केट की तरफ मूव करते हैं। आखिर मार्केट क्या में क्या इनकी इस कंपनी को लेकर के हलचल चलती है उसको जरा जानने की कोशिश करें तो समझ में ये आ पाती है जो कंपनी का जो आज भी इसका जो वैल्यू है वो नियर अबाउट कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ही घूम रही है। और ये अभी के समय में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती नजर आती है। जबकि हायर टू हायर की बात करें तो करीब 18 रुपये तक गया था, बॉटम में
8 रुपये तक गया था। यदि इन दोनों को भी देखा जाए तो 26 के मुताबिक देखा जाए, यदि एवरेज भी करें तो शायद 13 रुपये के आसपास निकलता है। और अभी जिस प्राइस पे है वो इसके लिए एक यहाँ से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश में हो सकता है। जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू भी 11 रुपये के आसपास बनती है। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक आज भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल का स्टॉक का पी काफ़ी कम है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर भी करीब 92 पैसे कमाती है और नंबर ऑफ शेयर जो है करीब 12 करोड़ 60 लाख के आसपास दर्ज करती है, जिसकी वजह से मार्केट कैप छोटा सा 170 करोड़ की मार्केट कैप। अच्छी बात यह है 170 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी में जो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 68% से ज़्यादा का कंट्रोल बनी है। जबकि आरओई आरओसी भी इनको नियर अबाउट 10 से 11% की बातें रखती है। जो हमने पहले पॉइंट रखा था, तो कंपनी जो है इसकी दबाव बहुत ज़्यादा पड़ती नजर आती है। दबाव कहाँ से आ रही है? इसकी दबाव आ रही है डेट टू इक्विटी से लेकर, क्योंकि कंपनी के पास कर्ज को लेकर के इंटरेस्ट जो पे आउट कर रही है वो बहुत ज़्यादा है। जबकि करंट रेशियो के नंबर तो थोड़ा सा कम ही आंकड़ा देती है, लेकिन आउटस्टैंडिंग बैलेंस का आंकड़ा थोड़ा सा ज़्यादा दर्ज करती है। इसको लेकर के जब हम लास्ट 12 महीने के डेटा को देखें तो वो कहती है कि यहाँ पे अभी तक के सबसे बेटर और अभी तक के हिस्टोरिकल, यदि आप प्राइस चेन को देखें इनकी सेल्स चेन को, तो सबसे बेटर इन्होंने सेल्स क्रिएट किया है। जबकि प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर भी इस तरह के आंकड़ा नहीं था, लेकिन वो भी आंकड़ा इस साल में जो अभी लास्ट 12 मंथ के डेटा सबसे बेटर करती नजर आई। इन दोनों सेंटिमेंट को लेकर के मार्केट में हलचल तो है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ये 6% तक के आसपास इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है। इनमें सबसे बड़ी डिमेरिट का जो हमने सवाल उठाया था ना, जो कंपनी के पास जो है कर्ज बहुत ज्यादा मात्रा में शायद है, जिसको लेकर के इन्होंने 10-10 करोड़ तक 16-16 करोड़ के एक साल में, यदि 12 महीने में ये कर्ज ही चुका रही है, अर्थात इनके पास कर्ज का ही सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। अर्थात अपनी प्रॉफिट से ज्यादा तो कर्ज ही क्रिएट कर लिया। या कर्ज लेकर कंपनी ने प्रोडक्टिविटीज पे यूज किया था, या कुछ और आंकड़ा सामने रखी थी? जहां पे बैलेंस शीट की H1 डेटाबेस सामने ये रखती है कि इनमें थोड़ा सा वीकनेस भी रही कि एसेट्स के मुताबिक उन्होंने लायबिलिटी भी उसी रेशियो से क्रिएट करती नजर आई है। जबकि रिस्क एनालाइज इसको लेकर कहती है केवल 77 दिन के लिए जो एक इम्प्रूवमेंट करने की बजाय थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है, जो इनको थोड़ा सा डैमेज कर। लेकिन निवेशकों का इंटरेस्ट क्या था? निवेशकों के इंटरेस्ट में ये देखा गया यहाँ पे नए प्लेयर लगातार जुड़ते जा रहे हैं, और वो करीब 34-35 हजार के आसपास निवेशकों का लिस्ट यहाँ जुड़ता है। उसके तरफ यदि हम बैलेंस शीट की रिस्क फैक्टर को देखें, क्योंकि उसके लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। उसमें कहती है जो जिल एक्वा है, इसको लेकर के यदि हम देखें अर्निंग पर शेयर, हमने देखा कि इनको लेकर दबाने का काम है, लेकिन करंट रेशियो का नंबर काफ़ी कम है। लेकिन ये पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा की बातें कहती है, जिसको हम बार बार हाईलाइट करते हैं, आउटस्टैंडिंग वर्सेस प्रॉफिट को। इसको लेकर के हम समझेंगे कि आखिर ओवरऑल कंपनी का नेट इनकम मार्जिन 3% सेविंग के पीछे जो मार्केट में इनकी रिस्क फैक्टर है वो कितने टाइम फ्रेम के लिए है। जो हमने देखा 70 दिन के लिए बातें कहती है। इसके अलावा देखा है तो मार्केट की कुछ और जो पोटेंशियल्स की बातें कहती है, जहां खास करके सी फूड्स में कंपनी का डील देखने को मिला है, जो आज पर लिस्टिंग बीएससी के मुताबिक की बात किया जाए। स्टैंड लोन डेटा पर हमने ये भी देखा सामने कि इसका रिवेन्यू ग्रोथ से लेकर के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था उसमें गिरावट दर्ज करती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट जो कई बार कम देखती है, कई बार बेटर करती की बात कहती है। लेकिन यदि रिस्क एनालाइज को देखें तो कंपनी के पास कर्ज काफी ज्यादा रहा। अब एक ही सवाल आती है, कर्ज को लेकर कंपनी करती क्या है? अब देखिए यहाँ पे कंपनी ने लगातार कर्ज लेती रही है। कंपनी कर्ज लगातार लेती रही है, इसलिए हमने कहते हैं कि यहाँ पे इनसे कंक्लूजन नहीं मिलता है कि आखिर डेट टू इक्विटी के परसेंटेज क्या है। कंक्लूजन तब मिलता है कि कंपनी कर्ज लेके करती क्या है और कर्ज पे आउट कहाँ से करती है। तो यहाँ के लेके बैलेंस में देखा गया कि करीब 200 करोड़ की कर्ज है कंपनी में। जबकि कंपनी 200 करोड़ के कर्ज के बिहाफ पे क्या क्या किया है, जो पैसे थे उन्होंने अदर एसेट्स के अंदर इन्होंने रखा हुआ है। अब अदर एसेट्स में क्या है, तो कंपनी के पास मुझे लगता है कि सी फूड्स में इतनी बड़ी तादाद में यदि इन्होंने इन्वेंट्रीज रखा है तो शायद इनके लिए थोड़ा सा डिमेरिट डैमेज का। जबकि जो इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो भी इनको लगातार डैमेज करती नजर आती है। अर्थात कंपनी ने बेच तो दिया, शायद टर्म कंडीशन ये जो यदि 90 डेज के अंदर कवर करती है
तो उसमें फिर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं कहता, क्योंकि 90 डेज में पेमेंट ऑलरेडी आ ही जाएगा कंपनी के पास। यदि उसमें से 2-4% 5% की बैड डेट्स की सिचुएशन भी क्रिएट होता तो उसके लेकर भी एक नज़र समझा जा सकता। इसको लेकर के जब हमने देखा तो वो ये दर्ज कर दी है कि ओवरऑल कंपनी में रिस्क एनालाइज ये कहते हैं कि 1300% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर के बेसिस पे बन जाती है, जो कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी बुक किया था। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में करीब 12 करोड़ के बीएम के अगेंस्ट देखा जाए तो 12 करोड़ के अगेंस्ट करीब कंपनी ने 151 करोड़ की मार्केट में डेटा छोड़ के रखा है। और जब 77 दिन के लिए कहती है, अब यदि क्वार्टरली डेटा को देखें तो शायद वही डेटा कहती है, क्योंकि लास्ट सितंबर में 152 करोड़ की यदि टर्नओवर क्रिएट कहती है तो 3 महीने का पेमेंट अटका पड़ा है, तो ये 3 महीने के पेमेंट में ये इंक्रीज हो सकती है। तो चलिए हमने इसको जानने की कोशिश किया, जबकि सीजीआर के बेसिस पे कंपनी ने एक सस्टेन करने की कोशिश में है। जो बिजनेस मॉडल है इसको लेकर के, जहाँ पे सेल्स में बेटर करने की कोशिश है, स्टॉक प्रॉफिटेबिलिटी बेटर करने की कोशिश है, तो स्टॉक प्राइस को लगातार एक सपोर्ट मिलती जा रही है। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा है तो ऐसा कोई लेटेस्ट अपडेट हमने नहीं देखा। निवेशकों के इंटरेस्ट में देखा कि एक निवेशक है जिनके पास करीब पहले होल्डिंग था, आजकल नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे पीयर्स के मुताबिक देखा जाए, यदि हम सी फूड्स इंडस्ट्री से देखा जाए तो उसमें वाटरवेज है या कोस्टल्स कॉर्पोरेट हैं, जिसको लगता है कुछ कंपनी से कंपेयर करना ठीक है कि नहीं है, ये मुझे लगता है कि कई बार कुछ ऐसे पॉइंट गलत भी हो जाती है। इसीलिए यदि सी फूड से डील करने वाली कंपनी से कंपेयर किया शायद बेटर हो सकता है। जहाँ पे बीएसई के मुताबिक बात करें तो अपेक्स कोस्ट कॉर्प्स और द साइंडियल के से कंपेयर किया जा रहा है, वही नंबर यहाँ भी सामने आती है। उसके मुताबिक देखा है तो आज इसके मुताबिक काफ़ी यहाँ पे कम आंकड़ा देती है, और यहाँ पे शायद मार्केट में पोटेंशियल क्रिएट कर पाएगी, क्योंकि फंडामेंटली में कुछ चीज़ें तो इनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं देती और कुछ चीज़ें इनको सपोर्ट देने के लिए काम करती है। जहाँ पे कंपनी कहती है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी ज़्यादा रहा और इसको लेकर थोड़ा सा डिमेरिट दर्ज करती है। यदि उनको वो सुधार लेती है तो शायद बात काफ़ी ज़्यादा इनमें प्रोएक्टिवनेस क्रिएट हो पाएगी। जबकि जो लो रिटर्न लिक्विडिटी पुअर सेल्स को लेकर उसमें कोई हलचल नहीं था, क्योंकि वो 10 से 11% यदि क्रिएट भी कर लेती है तो शायद सस्टेन करने में कामयाबी हासिल कर पाएगी। जहां तक पिछले 3 साल का सवाल है, चार्ट में तो हमने ये देखा कि पिछले 3 साल में अच्छी खासी रैली आई और कुछ लोगों ने अच्छे खासे पैसे बनाए और काफ़ी सारे लोगों के पैसे शायद निकले भी पॉकेट से, क्योंकि ट्रेंडिंग यदि फॉलो करते हैं तो उसमें ट्रेंडिंग के बेसिस पे पैसे बन भी जाते हैं, और यदि ट्रेंडिंग फॉलो नहीं करते हैं, स्थिरता बना के रखते हैं, तो कई बार हमने ये भी देखा कि मार्केट में पैसे निकल भी जाते हैं। इसीलिए उसको अपनी प्रिंसिपल के मुताबिक अपने ट्रेंडिंग के समझ करके मार्केट में अपने डिसीजन करते रहना चाहिए। यदि अब ट्रेंड में लगातार ओपन होती नजर आती है तो आप स्टे कर सकते हैं। लगता है कि नहीं भाई अब ट्रेंड में नहीं है, अब हमें या तो प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना बेटर होता है, और उसको लेकर के निकला भी जा सकता है। विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के हम गोल्डन रूल को डिस्कस करते ही रहते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्त।